राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के असली हीरो के बारे में बात करेंगे, जो सचमुच के एक महान नेता और एक रियल हीरो थे। 23 जनवरी सन 1897 की एक ठंडी सुबह थी। उड़ीसा के कटक नगर में एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार के घर किलकारी गूंजी। वकील जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के घर एक पुत्र जन्मा। नाम रखा गया सुभाष। वह कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी गंभीरता, निडरता, अडिग साहस, एक तेजस्वी दृष्टि और दूरदर्शी सोचने का गहरा स्वभाव था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, सुभाष अक्सर चुपचाप बैठकर भारत की मिट्टी को देखता और माँ से पूछता, माँ, क्या भारत सच में सोने की चिड़िया था और अब क्यों हम दूसरों के गुलाम हैं? सुभाष के मन में बचपन से ही अपने देश और देशवासियों के प्रति बहुत लगाव था। उसकी माँ प्रभावती जानती थी, यह बच्चा अलग है। उसकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो एक दिन इतिहास रच देगा। सुभाष की पढ़ाई शुरू हुई कटक के रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल से। वे पढ़ाई में तेज थे, लेकिन अंग्रेज अध्यापकों के अन्यायपूर्ण व्यवहार से खून खौल उठता। एक दिन कॉलेज के एक अंग्रेज अध्यापक ने भारतीय छात्रों को कायर जात कहा। सुभाष चुप नहीं रहे। उसने उस अंग्रेज की आलोचना करते हुए लिखित विरोध किया। परिणाम स्वरूप प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए। जहां कोई और इस अपमान से टूट जाता, सुभाष वहां और अधिक निखर गए। उसने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक किए और फिर 1919 में इंग्लैंड रवाना हुए ICS की परीक्षा देने। अंग्रेजी शासन की सबसे कठिन परीक्षा, सुभाष को 4वीं रैंक हासिल करना, ब्रिटिश साम्राज्य के उच्च अधिकारियों में शामिल होना उनके लिए मात्र औपचारिकता थी। लेकिन जब नियुक्ति पत्र हाथ में आया, उन्होंने उसे देखा और फाड़ दिया और बोले, मैं उस साम्राज्य की सेवा नहीं कर सकता जिसने मेरी मातृभूमि को बेड़ियों में जकड़ा है। यह वह क्षण था जब एक नौजवान ने आराम, सुविधा और सफलता को छोड़कर संघर्ष, बलिदान और क्रांति का मार्ग चुना। भारत लौटने के बाद वे चित्तरंजन दास से मिले, जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। वे कांग्रेस में शामिल हुए और बहुत कम समय में एक तेजस्वी युवा नेता के रूप में उभरे। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध और लाहौर अधिवेशन में उनकी भूमिका उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित कर चुकी थी। सन 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुपोषण और रोगग्रस्त स्थिति में जब वे बाहर आए, डॉक्टरों ने कहा, अगर सुभाष को बचाना है तो भारत से बाहर भेजना होगा। इसलिए सुभाष कुछ समय के लिए यूरोप गए, परंतु वहाँ भी वे भारत के आज़ादी के लिए समर्थन जुटाते रहे। सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हें सन 1939 में फिर से चुने गए। इस बार गांधी जी ने एक गंदा राजनीति खेलते हुए सुभाष के खिलाफ अपना एक कैंडिडेट सीतारमैया को चुनाव में उतारा। इस बार गांधी जी के उम्मीदवार सीतारमैया को भी हराया। सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने दोबारा अध्यक्ष पद जीता, लेकिन गांधी जी के कहने पर बोस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा, यह मेरी नहीं सत्य की हार है। सुभाष समझ गए कि अहिंसा की विचारधारा और उनकी सशस्त्र संघर्ष की सोच अब एक साथ नहीं चल सकती। कांग्रेस की गंदी राजनीति सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई। ऊपर से गांधी जी सुभाष को जरा सा भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को गांधी जी पसंद नहीं करते थे। वकील मोहम्मद साजिद खान ने सुभाष को कहा कि सुभाष, हम लोगों को देखो, अंग्रेजी हुकूमत की मानते हैं और कितने शानो शौकत से रहते हैं। आप भी अंग्रेजी हुकूमत मानिए और शानो शौकत से रहिए। पर सुभाष ने कहा, मुझे गीदड़ की ज़िंदगी स्वीकार्य नहीं है। मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा या खुद देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते लोकप्रियता और जन समर्थन से चिढ़कर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया।
फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे साहसिक अध्याय। जनवरी सन 1941 की ठंडी रात एक पठान के भेष में सुभाष अपने घर से निकलते हैं। कलकत्ता से झारखंड, फिर पेशावर और फिर अफगानिस्तान होते हुए मास्को। इस पूरी यात्रा में हर मोड़ पर मृत्यु उनका पीछा कर रही थी, पर उनके भीतर जो सपना था वह मौत से भी बड़ा था। सुभाष जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। उस समय हिटलर ने अपना 4-5 रुपया बना रखा था, जो हूबहू हिटलर जैसे ही थे। कोई पहचान ही नहीं पाता कि असली हिटलर कौन है। हिटलर सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए सुभाष के सामने पहले अपना अलग अलग रुपये वाला हिटलर पेश किया, और जो भी हिटलर के रूप में आते सुभाष से हाथ मिलाते और बोलते, हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है। सुभाष तुरंत कह देते, आप हिटलर नहीं हैं, बल्कि उनके डुप्लीकेट हिटलर हैं। मुझे ओरिजिनल हिटलर से मिलना है। बाद में ओरिजिनल हिटलर आया और आते ही सुभाष को बैठने को कहा। सुभाष समझ गए यही ओरिजिनल हिटलर है। हिटलर ने पूछा, सुभाष आपने कैसे जाना कि वह सारे हिटलर मेरे कॉपी हैं? सुभाष ने कहा, वह लोग आते ही मुझसे हाथ मिलाते और बोलते, हेलो मैं हिटलर हूँ, जबकि मुझे पता था कि असली हिटलर न अपना नाम बताएगा और न ही मुझसे हाथ मिलाएगा, बल्कि दूर से बोलेगा, वहीं बैठ जाओ और अपना काम बताओ। क्या काम है? इससे हिटलर सुभाष जी से काफ़ी प्रभावित हुआ। वहाँ उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और लीजल ऑफ इंडिया वॉलंटियर्स का गठन किया, परंतु जर्मनी की रणनीति भारत तक पहुँचने में विफल रही। उसी बीच सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापान की सेनाएं दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को धूल चटा रही थी। हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना में जबरन भर्ती किए गए थे, युद्ध में जापान के हाथों बंदी बन चुके थे। उन्हीं सैनिकों के मन में स्वतंत्र भारत की चाह बलवान होने लगी, और तब इतिहास के उस पन्ने पर एक नाम उभरा, कैप्टन मोहन सिंह, जो रासबिहारी बोस के अंडर थे। उन्होंने सबसे पहले जापानियों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी। यद्यपि यह प्रयास प्रारंभिक था, परंतु इसमें आग में चिंगारी डाल दी सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस की आशा थी जापान से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की धरती से एशिया की ओर यात्रा की, मृत्यु को भी धोखा दिया और जापान पहुंचे। वहां उन्होंने उस अधूरी सेना को नए नेतृत्व, उद्देश्य और जोश के साथ एक बार फिर जीवित किया। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर की भूमि पर एक सिंहनाद गूंजा, मैं भारत को आज़ाद देखे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। लोग प्यार से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने लगे। इसी दिन नेताजी ने अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की और आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया, युद्ध भूमि की ओर अग्रसर किया। आज़ाद हिंद फौज केवल एक सेना नहीं थी, यह भारत के सपूतों की ज्वलंत पुकार थी। इसका ध्येय था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना की। नेताजी ने खुद को इसका प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री घोषित किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सेनानियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका यह नारा जापान के साथ साथ सभी भारतवासियों के जहन में बैठ गया। इस फौज में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उन्हीं के देखरेख में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बना, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। वीरंगनाओं का वह दस्तावेज बन गया जिसमें इतिहास में महिलाओं के पराक्रम को अमर कर दिया। INA में महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट से लेकर बर्मा, मलाया, सिंगापुर के हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए। नेताजी ने अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित किया और पहली बार भारत के भूमि पर तिरंगा फहराया। उनकी फौज ने बर्मा से चलकर कोहिमा और इम्फाल की सीमाओं तक कदम रखा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने इस विजय रथ को रोक दिया। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू में नेताजी एक विमान में सवार होते हैं। थोड़ी ही देर में सूचना आती है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी की मृत्यु की घोषणा होती है, पर क्या वे सचमुच मरे? आज तक भारत की जनता उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। शहीद नहीं लौटे या लौटकर साधु बनकर भारत की गलियों में किसी तपस्वी की तरह रहने लगे। आज़ादी मिलने के बाद
कई आयोग बने, जैसे शाहनवाज कमेटी गठन वर्ष 1956 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया और फिर 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खोसला कमीशन का गठन किया था। और दोनों जांच ये कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। फिर 1999 में अटल बिहारी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें ये बताया गया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। लेकिन यह रिपोर्ट वर्ष 2005 में तैयार हुई, लेकिन तब तक अटल बिहारी की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस के मनमोहन की सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार ने इस रिपोर्ट को सही नहीं माना और इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार निकम्मी निकली और नेताजी का पता नहीं लगा पाई और जांच को वहीं रोक दिया गया। आज जब कोई सैनिक जय हिंद कहता है, जब कोई बच्चा इतिहास में नेताजी पढ़ता है, तो वह आग फिर से जल उठती है। उनके नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कई शिक्षण संस्थान, सड़कें, योजनाएं बनाई गईं। और सबसे बड़ी बात, नेता सुभाष चंद्र बोस लाखों दिलों की प्रेरणा स्रोत बन गए। मरते हैं मर मिटने वाले, इतिहास बदल जाते हैं। एक बोस लाखों में उठे तो साम्राज्य हिल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को सत सत नमन। दोस्तों, यह था हमारे असली नेता, हीरो और देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के जीवन की संक्षिप्त गाथा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। और अगर आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या अन्य किसी भारत माता के वीर सपूत के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखें, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।